आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं और इसका ही तीसरा भाग होगा। अगर आप इस तरह के मॉक टेस्ट को अटेंड करते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी फिलहाल कितनी है और आपको किन किन विषयों पर फोकस करने की ज़रूरत है। इसी तरह के मॉक टेस्ट देने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे इसी तरह 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आएंगे। आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प भी दिखेगा। पहले यहाँ पे हिंदी दिखेगा, लास्ट में आपको ग्राम विकास वाला सेक्शन दिखेगा, बीच में आपको सामान्य ज्ञान और गणित वाले सेक्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताना है, अपना उत्तर काउंट करते रहना है ताकि वीडियो में आप बता सकें कि आपका रिजल्ट कितना आया। वह आए तो मैं जाऊँ, देखिए ये हिंदी का एक क्वेश्चन है। वह आए तो मैं जाऊँ, इस वाक्य में कौन सा काल है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है हेतु, हेतु मद, भूत, संभाव्य और सामान्य। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हेतु, हेतु मद, भविष्य काल। चूंकि यहाँ पे भविष्य में कहा गया है कि अगर वो आए तो मैं जाऊं, तो अगर ये जो क्रिया है अगर वो आएगा तभी मैं जाऊंगा, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ये हो गया हेतु, हेतु मद, भविष्य काल। अगला है कि मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद, मुकुंद हो गया। इसके अलावा जिनका ये पूछा गया है उनके और भी कई नाम हैं, जैसे कि मधुरपी है, उपेंद्र, चक्रपाणी, दामोदर। तो सही उत्तर है विष्णु का। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें पूछा गया है कि बताइए कि कोई ये क्या है, कैसा विशेषण है या फिर सर्वनाम है? ये आपसे पूछा गया है, कोई के बारे में पूछा गया है। देखिए जब आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको केवल इतना करना है कि अपना उत्तर कमेंट करके बता देना है। और अगर आप चाहें तो वीडियो के लास्ट में भी बता सकते हैं कि आपने कितना सही किया। होता क्या है कि जो कोई वाला शब्द है ये एक सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए जब हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं तो इनकी संख्या होती है 11। जैसे कि इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं? मैं, इसके अलावा आप, इसके अलावा यह, इसके अलावा वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का तद्भव क्या होगा? जैसे तद्भव तत्सम होता है ना, तो कर्म का क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। इसके लिए जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा काम। तद्भव मतलब वो होते हैं जो कि उत्पन्न होते हैं, तत्सम मतलब कि जो संस्कृत के से डायरेक्ट लिए गए हैं। वलय का क्या मतलब होता है? वलय, वलय मतलब घेरा होता है, लेकिन कैसा घेरा? तो ये होता है गोलाकार घेरा। जैसे कि ओलंपिक में 5 वलय होते हैं, ठीक है, वलय माने गोलाकार घेरा। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका अर्थ बताना है आपको। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। देखिए इसके लिए सही उत्तर जो होगा ये होता है अलगाव की स्थिति। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि नाक का बाल होना। यह एक मुहावरा है, आपको इसका अर्थ बताना होता है। तो देखिए जो नाक का बाल होता है ये प्रिय होता है, लेकिन मतलब सभी लोग इसको चाहते नहीं हैं। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा कि अकारण प्रिय होना। चूंकि कोई चाहता नहीं है, लेकिन चूंकि ये नाक में है इसलिए ये प्रिय होता है, यानी बिना कारण का प्रिय होना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 वाक्यों को आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, यहाँ ताज़ा और गर्म भैंसे का दूध मिलता है, उसे मृत्युदंड दी गई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, ये भी गलत है। यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, तो ये भी गलत है। भैंस का गर्म दूध होना चाहिए। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, तो ये भी सही नहीं है, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए कि उसे मृत्युदंड दिया गया है, सजा दी गई है, ये सही नहीं है। चिरंतन का सही विपरार्थक शब्द बताना है आपको। चिरंतन का सही विपरार्थक शब्द क्या होगा? मतलब कि जो काफ़ी समय तक रहे, लेकिन नश्वर का मतलब होता है कि जो नाश हो जाए, यानी कि यही आपका सही होगा। इसके लिए सीधा उल्टा शब्द है। छंद से संबंधित गणों की संख्या बताइए। छंद में कितने गण होते हैं, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है।
देखिए अगर हम गणों की बात करें तो गण होते हैं 8, ठीक है। जैसे कि और अगर 3 वर्णों को आप मिला करके देखेंगे तो एक गण बनता है, और इसके लिए जो सूत्र है यह है य माता राज भान सलगा, ठीक है। तो ये एक गण होता है। यहाँ पे गणों की संख्या आप इस तरह काउंट कर सकते हैं, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़, तो ये होते हैं गण। गणों की संख्या होती है 8। वैसे आपसे इनका नाम कम ही पूछे जाने के चांसेस है, आपसे संख्या ही पूछी जा सकती है। तेरी बरछी ने बरछीने हैं, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। यहाँ पे हम कुछ समय दे रहे हैं आपको ताकि आप आसानी से अपना उत्तर बता पाएं। तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ये होगा यमक। यमक क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 शब्द है, बरछी बरछी। तो यहाँ जो बरछी है इसका मतलब है भाला, भाला बरछी ये एक हथियार है। और यहाँ जो बर है इसका मतलब है पति। मतलब एक ही शब्द जब 2 जगह आए या फिर उससे अधिक जगह आए और सबका अलग अर्थ अलग अलग हो जाए तो इसे हम कहते हैं यमक। बहुमुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुमुखी उपसर्ग पूछा गया है। तो उपसर्ग मतलब क्या होता है? उपसर्ग आगे लगते हैं तो यहाँ पे बहिर होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहिर 2 जगह है, ये और ये दोनों। तो क्या दोनों सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये र दिख रहा है आपको ये पहले वाले से ही आ सकता है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है? बताइए। खिड़की, देखिए खिड़की के बारे में बात करें तो ये होगा देशज। वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने देश में हुई है उनको हम देशज कहते हैं, जैसे कि लोटा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? युग्म दिया गया है। बारात बसंत, बारात बसंत, वरात बसंत, बारात बसंत। यहाँ पे देखिए बसंत लिखा जाता है इस तरह, और जो बारात होती है उसको हम बारात बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो बारात होता है। तो ऐसा देखिए किसमें है? ऐसा केवल एक ही जगह है, और यह है ऑप्शन नंबर सी। 14 का सी अगर आपने ट्रिक किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। देखते हैं आगे। तो यहाँ पे समास बताना है 15 और 16 क्वेश्चन के लिए। पथभ्रष्ट का बताना है। पथभ्रष्ट का क्या होगा समास? जो पथ से भ्रष्ट हो जाए, मतलब पद से उसका अलग हो जाए, पद से भ्रष्ट, उसको हम कहते हैं पथभ्रष्ट। इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा तत्पुरुष, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से, ये सारे कंडीशन जिसमें आ जाए उसको हम तत्पुरुष कहते हैं। अष्टध्यायी में आपको बताना है कि कौन सा समास होगा। अष्टध्यायी, देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके आगे एक नंबर दिख रहा है, जैसे चतुर्मुख, त्रिरत्न, चौराहा, पंचरत्न, इस तरह के। तो जहाँ पर भी कोई नंबर दिख जाए वहाँ पे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। देखिए हिंदी के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, अच्छी वीडियो है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा हिंदी ग्रामर कवर किया गया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? चूँकि आप बता सकते हैं आसानी से कि यह एक स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि में कौन है? यहाँ पे स्वर संधि के भाग दिए गए हैं। स्वर संधि वैसे आप देखेंगे तो 5 प्रकार की होती है। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये है यण संधि, इको एडची, इसका फॉर्मूला होता है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम सीता से सुंदर है। कर्ता ने कर्म को करण से यानी करण हो जाएगा। हालांकि से एक जगह और आता है अपदान में, लेकिन इसमें जो से आता है इसका मतलब होता है अलग होना। जैसे फल पेड़ से गिर रहा है तो वहाँ पे फल अलग हो रहा है, तो उस समय अपदान होगा। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? आपको बताना है कि नहीं है। बताइए। तटनी मतलब क्या होता है? नदी होता है। सरता मतलब भी नदी होता है। नद मतलब भी नदी होती है, लेकिन आपका सही उत्तर हो जाएगा उषा, क्योंकि बताना था कि कौन पर्यायवाची नहीं है। अगला है कि समष्टि का विपरीत शब्द बताना है आपको, समष्टि का उल्टा बताना है आपको। बताइए। समष्टि का होगा व्यष्टि। आप आसानी से बता सकते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे 21 और 22 में आपको ये करना है कि एक वाक्य दिया होगा और वहाँ पे जो त्रुटिपूर्ण भाग है उसका चयन करना है। जैसे धनवान व्यक्ति को बेकार में, धनवान को व्यर्थ बेकार में,
सहायता देकर कोई लाभ न होगा, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए इनमें से क्या होगा। इनमें से देखिए, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन टाइप करते समय मिस्टेक हुआ है। जो ये लिखा गया ना, इसको इसमें होना चाहिए था, ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये यहाँ पे होना चाहिए था। तो यही गलती है, क्योंकि वाक्य इस तरह होना चाहिए, धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। यहाँ पर भी वही मिसटाइपिंग हुई है। तो अनेकों ग्रंथ का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अनेक, अनेक मतलब कि एक से अधिक को ही अनेक कहते हैं। अब अनेकों का क्या मतलब होता है, तो ये अनेकों नहीं होना चाहिए, अनेक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान को भरना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब कि अगर आप अभ्यास करते हैं, बार बार करते हैं, तो जो पत्थर होता है उसमें भी बुद्धि आ जाती है, ये कहा गया है। यहाँ पे है कि यहाँ देखिए एक भरना है, यहाँ मन चंगा तो कठौती में गंगा, आपने तो ये सुना ही होगा, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वाक्यों के लिए उचित एक शब्द चुनना है। हिंदी का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैथ के क्वेश्चन शुरू होंगे। तो यहाँ पे देखिए कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या फिर मसौदे को हम क्या कहते हैं। जो विधानसभा में या फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में इस तरह के मसौदे पेश होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं विधेयक, विधेयक कहते हैं। देखिए हिंदी खत्म हो गई। अब आप बता सकते हैं कि आपने हिंदी में कितना क्वेश्चन आपका सही है। आपको सिंपली वही करना था कि जब भी आपका उत्तर आ गया, आप हमारे उत्तर से मिलान करिए। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको गलत वाले में काउंट करते रहिए। यहाँ पे 26वां क्वेश्चन जो कि मैथ का है कि दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल दिया गया है, उसमें छोटी संख्या बताना है आपको। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मतलब कि जो संख्याएं हैं इनका अगर आपको गुणा कर दिया जाए तो 2160 आना चाहिए। अब यहाँ पे 3x की वैल्यू पूछ ली गई है, तो कितना आसान है। अगर यहाँ पे x स्क्वायर कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 2160 15 हो जाएगा, और 15 से अगर आप देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 4 और उसके बाद से 4, यानी कि हो गया 12। x की वैल्यू हो गई 12। अब जब x की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ पे कहा गया है कि छोटी संख्या बताइए, यानी कि 3x की वैल्यू बताने थे, तो 12×3 = 36। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर कि a बराबर 11, b बराबर 9, तो बताइए कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए ये बीज गणित का काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला याद हो तब। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तब तो आपके लिए ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप सभी का वैल्यू पुट करेंगे और ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखें, जो a³ - b³ है, इसका मान होता है a - b, a² + b² + ab। अब यहाँ पे इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बच गया ऊपर 1 और लास्ट नीचे a - b, जहाँ पर a की वैल्यू है 11 और b की 9, यानी कि 1/1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला है, इसका भी सही है। यहाँ पे देखिए कार्य और समय से क्वेश्चन है। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा करता है। बी और सी उसको मिल करके शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद मजबूरी में वो कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करना है ए को, तो कितना समय लेगा। अब इसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है, ए, बी और सी लिख दीजिए। ये 18 दिन में, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में पूरा करता है। एलसीएम हो जाएगा 180, इससे भाग देंगे तो होगा 10, इससे भाग देंगे तो होगा 9 और इससे भाग देंगे तो होगा 6, यानी कि कुल मिलाकर वहाँ पे जो भी काम है उसकी संख्या है 180। ए एक दिन में 10 काम करेगा। अब आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि वहाँ पे मान लीजिए कुछ बनाना है, मान लीजिए वहाँ पे टेबल बनाने हैं, तो वहाँ पर कुल मिला के जो टोटल टेबल हैं उनकी संख्या 180। ठीक है, ए एक दिन में 10 टेबल बना देगा, बी एक दिन में 9 टेबल बना देगा, सी एक दिन में 6 टेबल बना देगा। बी और सी मिलकर के काम शुरू कर देते हैं, यानी कि 9 और 6 मिलकर। तो जब 9 और 6 मिलकर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 15 टेबल बना देंगे। लेकिन ये लोग कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन, यानी कि 15 दूना क्या हो गया, 30 टेबल बन गया है। जब 30 टेबल बन गया है तो टोटल टेबल थे 180, 30 बन गया, यानी कि बच गया 150। अब इस 150 टेबल को ए को बनाना होगा।
अब ए के बारे में अगर आप देखेंगे तो वो एक दिन में 10 बनाएगा, तो 150 को बनाने में कितना टाइम लग जाएगा उसको? 15 दिन। यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा बड़ा दिख सकता है क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखिए 29 नंबर P/Q के रूप में इसको लिखना है। ये अनंत तक गई हैं, तो आपको बताना होगा क्या होगा। देखिए क्या होता है कि जब भी इस तरह की कंडीशन हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमें ये करना होता है कि इसका बटे दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 9 लगाने होते हैं। यहाँ पर भी कुछ वही होगा, 12/99 हो जाएगा। अगर आप 4 से भाग देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 33, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यह है 30 नंबर कि यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल की परसेंटेज में क्या असर पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है कि अगर परिधि में आप कमी करेंगे तो उसके एरिया में भी उतना ही की कमी होगी, ये आपको याद रखना है। अब अगर आप इसे हल करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और परीक्षा में आपको मतलब ये नहीं बताना होता है कि आपने कैसे उत्तर दिया, सीधे आपको उत्तर बताना है। तो आप इसे अगर याद कर लें तो ये आपके कई काम में आ सकता है। यहाँ पे देखिए 31 नंबर है कि रमेश एक महीने में 5, महेश 6, सुरेश 7, केशव 8 और मयंक 9 मैच खेलते हैं। उनके द्वारा खेले जाने वाले मैच का समांतर माध्य बताइए। अब समांतर माध्य कैसे निकलेगा? समांतर माध्य निकलेगा कैसे? सबको जोड़ दीजिए। 6 5 11, 7 18, 8 26 और 26 और 9 हो गया 35। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए, सही उत्तर आ गया 7। सबको जोड़ करके जितने लोग हैं उतने से हमने भाग दे दिया। अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर आप निकाल लें कि उसका क्रय मूल्य कितना है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो अगर हम मान लें कि क्रय मूल्य x है तो x का 14% यानी कि 114/100 बराबर कितना है? 2850। यहाँ पे जो x है ये आपकी क्रय मूल्य है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर है 2850 गुणे 100/114। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इसको हम 8% रखें, ठीक है, तो इसको अगर आप 8% रखें तो क्या करेंगे? इसमें आप 108/100 से गुणा कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब बस कैलकुलेशन है, अगर आप इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2700, क्योंकि जो इसका अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे केवल इसको तो ये 2500 होगा। ठीक है, और 2500 में अगर आप 8% ऐसे भी ऐड करें तो ये हो जाएगा 2700। तो ये आपका उत्तर है। यहाँ पे देखिए 33 नंबर है कि a तथा b दो विषम धन पूर्णांक है। a⁴ माइनस b⁴ निम्नलिखित पूर्णांकों में सर्वदा किस पूर्णांक से विभाजित होती हैं। मतलब यहाँ पे दिया गया a और b हमेशा और हमेशा विषम धन पूर्णांक है, लेकिन अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो बताइए कि ये हमेशा किससे मतलब कि भगे होगा। अब अगर a⁴ b⁴ को आप ये सोचें कि ये a² माइनस b² है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं a² प्लस b² a² माइनस b²। क्या आप ऐसे कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसको आप उसी तरह छोड़ दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि विषम धन पूर्णांक है, ठीक है, तो इनके स्थान पे विषम संख्याएं रख के देखिए, कोई भी विषम संख्याएं। जब आप विषम संख्याएं रखेंगे तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे 1 रख लीजिए, यहाँ पे 3 रख लीजिए, 1 और 9, ठीक है, और यहाँ पे रखिए 1 माइनस 3 मतलब कि 2, या फिर उल्टा कर लीजिए, यहाँ पे अगर 3 में से 1 घटाए तो 2 और यहाँ पे 3 में 1 जोड़े तो 4। अब 4 दूना के 8 हो गया, 8 और 10 में 80। ठीक है। अब ये किससे कट रहा है? ये कट रहा है आपका, आसानी से आप बता सकते हैं कि ये 8 से कटेगा। अगर आप इसको और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो इस बार आपने 1 3 रखा है, अगली बार 3 और 5 रखिए, या फिर 3 और 7 रख के देखिए, सेम उत्तर आएगा। अगर आप 3 और 5 रख के देखें तो क्या होगा? यहाँ पे 9
और 25, 9 और 25 हो गया 34, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 दुना के 16, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका आसानी से 8 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कट रहा है। तो इसके लिए आपका हमेशा और हमेशा सही उत्तर क्या होगा? 8। तो इस तरह आप लगा सकते हैं। ये ऑप्शन वाले सवाल हैं, अगर आप चाहें तो ऑप्शन से भी आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का। और अगर आप इस तरह के और भी टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह के ढेर सारे टेस्ट दिखाई देंगे। ये 34 नंबर है कि रहीम ने एक व्यापार 50,000 लगा करके शुरू किया। 2 महीने के बाद करीम 60,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। उसके 4 महीने के बाद सलीम ने 1 लाख रुपए लगाकर साझेदारी कर ली। अब 1 साल के बाद तीनों के लाभ का अनुपात बताइए, ठीक है। अब लाभ का अनुपात उसी तरह होगा जैसे आप काम कर रहे हैं। जैसे जो पहला वाला व्यक्ति है मतलब रहीम, ये 50,000 को लगा करके कितना टाइम तक वेट किया? 1 साल, मतलब कि 12 महीने, ठीक है। जो दूसरा वाला व्यक्ति है ये 60,000 रुपये लगा करके कितना महीने वेट किया? चूँकि 2 महीने बाद आया, 1 साल बाद जाना है, तो जब 2 महीने बाद आया और 1 साल पे ही ख़त्म हो जाना है, यानी कि ये 10 महीने तक रहा होगा। अगर तीसरा में देखें तो ये 1 लाख रुपए लगाया और कितना दिन रहा? तो ये उसके 4 महीने बाद, यानी कि 4 और 2 6, यानी कि केवल ये रहेगा 6 महीने। मतलब ये 12 महीने व्यापार में रहा, ये 10 महीने रहा और 6 महीने रहा। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे पहले आप जीरो कटा दीजिए सबका। यहाँ 4 जीरो, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 4 जीरो, ठीक है। बच क्या गया? 12 5 60, ये 10 60 हो जाएगा ये भी, और ये भी हो जाएगा 60। यानी कि इनका अनुपात क्या आ गया? 60 संबंध 60 संबंध 60, यानी कि 1 संबंध 1 संबंध 1। यानी कि इनका जो लाभ होगा उसको बांटा जाएगा 1 संबंध 1 संबंध 1 के अनुपात में। मतलब अगर इनको 10,000 का 15,000 का लाभ होगा तो इनको 5-5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 5 बोतलों की कीमत 2 बैगों के बराबर है। 15 बोतल और 4 बैगों की कीमत 2,000 रुपये है, तो एक बैग का मूल्य क्या होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि बोतल को आप x लिख लें तो यानी कि 5x, और बैगों को y तो 2y, यहाँ बोतल लिख दीजिए ताकि आप बाद में भूलें ना, ठीक है। अब कह रहा है कि 15 बोतल नन 4 बैग की कीमत है 2,000। अब यहाँ पे 4y को आप क्या लिख सकते हैं? 4y को आप लिख सकते हैं 10x, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 2 से गुणा करें, यहाँ पर भी 2 से गुणा करें तो 4y का मान 10x के बराबर हो जाएगा। तो 10x और 15x, यानी कि हो गया 25x बराबर है 2,000 रुपये। अब x की वैल्यू हो जाएगी 80 रुपये, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 80 रुपये। तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछा नहीं है, पूछा है बैग की वैल्यू, यानी कि y की वैल्यू। अब इसको आप यहाँ रख सकते हैं 5 गुणे 80 बटे 2 बराबर y। अगर हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो, और यहाँ पे हो जाएगा ये 40, 5 200, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो ये तो सबसे आसान तरीका है, इसके और भी तरीके हैं, आप हल कर सकते हैं उस तरह भी, चाहे तो ऑप्शन से भी हल कर सकते थे। यहाँ पे देखिए महत्तम समापवर्तक पूछा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसको लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको सबका मतलब गुणनखंड कर देना है और जो कॉमन होगा वही इसका महत्तम समापवर्तक होगा, या फिर आप भाग विधि से भी कर सकते हैं। तो इसको आप लगाइएगा, ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। अगला है कि राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी। राखी की वर्तमान आयु उसके सगाई के समय की आयु की 5/3 है। यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी है तो राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु क्या थी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु। तो यहाँ पे अगर हम पहले माँ का नहीं निकालेंगे, पहले हम ये ले लेते हैं कि राखी जो है ना, इसकी वर्तमान आयु क्या है। तो राखी की जो वर्तमान आयु है मान लेते हैं x, ठीक है। अब कहा गया है कि 10 वर्ष पहले सगाई हुई थी, लेकिन वर्तमान क्या है? x है, तो 10 साल पहले जाना है, 10 साल पहले चले गए।
ये बराबर थी किसके? तो कहा गया है कि वर्तमान आयु उसके सगाई की आयु की 5/3 थी। ठीक है, सगाई की आयु इसकी इतनी है और इसकी 5/3। जब 5/3 है तो इसमें आप 5/3 कर दीजिए। और ये किसके बराबर है? किसके बराबर है ये? वर्तमान आयु के, यानी कि x के। ठीक है, अगर आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3x। अगर आप इसको इधर लाएंगे तो 2x और ये हो जाएगा 50, यानी x की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 25। ये आ गई राखी की उम्र। अब कह रहा है कि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी है, मतलब इसकी दोगुनी है। अगर राखी की 25 साल है तो राखी की माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 50 साल। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप हल करेंगे तो ये मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में लग जाएगा। यहाँ समझाने में ये थोड़ा टाइम ज़्यादा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि वर्ग अंतराल 30-40 की निम्न सीमा क्या है? 30-40 में सबसे कम सीमा कौन सी है? कोई भी बता सकता है कि ये 30 है। 39 नंबर है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है? परिमिति मतलब कि परिमाप कहिए या फिर उसकी चारों ओर की लंबाई को जोड़ करके कहिए। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो इन दोनों का योग हमेशा तीसरी भुजा से बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक 7 है और दूसरी क्या है? एक 15 है, यानी कि 7 और 1 है 15, यानी कि जो तीसरी भुजा क्या होगी? ये ऑटोमेटिक 7 नहीं हो सकती है। क्यों इसलिए ये 7 नहीं हो सकती है क्योंकि इन दोनों का जोड़ इससे अधिक होना चाहिए। इसलिए जब समद्विबाहु है तो दो भुजाएं तो बराबर ही होगी, लेकिन दूसरी भुजा 7 नहीं होगी। दूसरी भुजा क्या होगी? 15 होगी, ताकि जब 15 और 7 को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाए 22। अब कह रहा है कि इसका परिमिति बता दीजिए, मतलब कि बार बार परिमाप बता दीजिए। तो उस कंडीशन में 15 और 15 30 और 30 और 7 हो जाएगा आपका 37। आगे बढ़ते हैं तो यह है कि राजेश ने 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 100 रुपये उधार लिए। 2 वर्ष के बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा? देखिए 10% के प्रति से लिया है वो। अब आपको बताना है कि अगर उसको चुकाना है 2 साल के बाद तो उसे कितनी अधिक राशि चुकाना पड़ेगा, मतलब ब्याज कितना होगा। सीधे सीधे आप ये कहें तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है, यहाँ पे हो जाएगा मूलधन 1 और रेट क्या है 10%, और यहाँ पे इस तरफ कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। ये क्या है? तो 100 रुपये जो उधार लिया था। ये बाकी फार्मूला है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पीईटी निकाल के आए हैं, तो आपको इतना डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर यानी कि 121 और ये 100 से 100 कट गया, हो गया आपका 121। ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर है कि 14, 13 एवं अन्य संख्या का औसत 30 है। तो तीसरी संख्या बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। औसत 3 संख्याओं का 30 है, यानी कि संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें से एक संख्या 2 संख्या दे दी गई हैं, 2 संख्याएं मिला करके हो गई हैं 27। तो तीसरी संख्या कितनी होगी यही आपसे पूछा गया है। तो तीसरी संख्या कितनी होंगे? यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। हालांकि आगे देखेंगे तो इसका उत्तर 53 होगा। ठीक है, क्या इसमें से ये 63 होगा? तो क्या 63 इसमें कोई विकल्प है? नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन सही हो जाता अगर ये 13 के बजाय 31 होता। तो ये मिस टाइपिंग है, आप इसे छोड़ दीजिए। यदि किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? परिधि दिया है, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो परिधि बराबर होता है 2πr। 2πr मतलब कि 22 दिया है। 2 से अगर आप इस तरह करें 2 × 22/7 × r बराबर है 22। तो r से अगर आप 22 से 22 को कटा दें तो ये हो जाएगा r बराबर है 7/2। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल बराबर होता है πr², 22/7 × 7 × 7
और 7 का मान 7/2 है, यानी यहाँ पे 2 कर देंगे। इस 7 से ये कट गया, इससे ये कट गया 11, और 11 7 हो जाता है 77। 77 में 2 का भाग गया है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 38.5। ठीक है, यही आपका उत्तर होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, और ये होगा 43 नंबर का कि 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया। मतलब 12% छूट दी गई तब भी 132 रुपये में बिका। तो बताइए कि खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। अब देखिए, अगर अंकित मूल्य x होता तो 12% की छूट दी गई है, यानी कि 100 - 12/100, ठीक है, 132। बस अगर आप इसी को हल कर देंगे तो आपका आसानी से उत्तर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। ये हो जाएगा 88/100 बराबर 132। अगर आप इस x की वैल्यू निकालेंगे तो 132 गुणे 100/88। ठीक है, अगर आप 4 से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो 4 3 12 और 4 3 12, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 22। अब 11 से करिए, 11 3 33, 11 दूनी 22, इससे इसको कटा लीजिए, हो जाएगा 50, यानी 50 और 3 का गुणा हो जाएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 150। यही आपका उत्तर होगा। यानी कि जो वस्तु था उसका जो अंकित मूल्य था उस पर लिखा हुआ था ये था 150 रुपये, लेकिन उसको बेचा गया 132 रुपये में। कितने % की छूट हुई? 12% की। मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है। इसमें 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर यह 7/12 भाग रह जाता है। ड्रम की धारिता बताइए। धारिता मतलब कि इसका वॉल्यूम बताना है, कितना लीटर है। अब मान लीजिए आप कि पूरा ये जो ड्रम है ना 100 लीटर का है, तो कहा गया है कि इसका 3/4 भाग भरा हुआ है, यानी कि x 3/4। ठीक है, लेकिन इसमें से 30 लीटर क्या किया जा रहा है? निकाला जा रहा है, यानी कि माइनस कर दिया गया। अब करा जब निकाल ले रहे हैं तो कितना बच रहा है? 7/12। कितने का? तो पूरे ड्रम का। इस तरह तो आप देखेंगे कि ये हो गया 3x/4 - 7x/12, और ये हो जाएगा 30। अगर आप इसको हल करेंगे तो 12, और ये हो जाएगा 9x - 7x, ये हो जाएगा 30। यहाँ 2 आएगा, और उस 2 को अगर आप इससे कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का अगर आप 130 में गुणा करेंगे, 30 में गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 44 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 180 लीटर। बढ़ते हैं आगे, तो ये है 45 नंबर का क्वेश्चन। काफ़ी आसान दिख रहा है। इसमें आपको बस 7 लोगों की ऊंचाई दी गई है, माध्यिका बता देना है। माध्यिका के लिए सीधा सीधा आपको देखना होता है कि जो नंबर है ये सम है कि विषम में है। तो आप काउंट करिए इनको, तो ये हो जाए 1 2 3 4 5 6 7। वैसे भी यहाँ पे दिया गया था 7। तो इसके लिए क्या होता है कि इनको आपको एक क्रम में करना होता है, या तो आरोही क्रम में कर लीजिए या फिर अवरोही क्रम में। इस यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वहाँ देखेंगे तो ये पूरी तरह से क्रम में है। ठीक है, तो इसको आधा आधा कर दीजिए, यहाँ से ये और यहाँ से ये कैंसिल, जो आपका बच गया वही आपका उत्तर है। ठीक है, 145। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? जब प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर दे दी गई है, यानी कि समबाहु है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 × a²। अब √3/4 और भुजा दी गई है 8 × 8, स्क्वायर कर दिए हैं, यहाँ से हो गया 2, यानी कि 8 दूना 16, 16√3, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं आगे, और यह है 47 नंबर का कि 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा? लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन का मतलब आयतन का फार्मूला क्या होता है? आपको फार्मूला तो बिल्कुल याद होना चाहिए, πr²h। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 22/7। यहाँ पे त्रिज्या दिया गया है 5, तो आप इसको 5 कर दीजिए, 5 × 5, और हाइट दी गई है 21 सेंटीमीटर, तो 21 कर दीजिए। इससे करेंगे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 और 25 × 75, यानी कि 22 × 75, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 1650। और चूंकि ये आयतन है तो ये क्यूब में होगा। ठीक है, घन क्यूब।
ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इनका महत्तम समापवर्तक बताना है। महत्तम समापवर्तक बताने के लिए या तो आप गुणनखंड कर लीजिए, सबका गुणनखंड, सबको छोटे छोटे भाग में तोड़ दीजिए, सब में जो कॉमन है वही आपका महत्तम समापवर्तक होगा। जैसे कि आप अगर 105 का देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये होगा 7 गुणे 3 गुणे 5, 7 3 21 5 105। 165 को अगर आप देखेंगे तो 11 गुणे 3 गुणे 5। 285 को अगर आप देखेंगे तो 19 गुणे 3 गुणे 5। 1365 को आप देखेंगे तो 5 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 7। अब यहाँ देख लीजिए कौन सा कॉमन है, जो कॉमन होगा वही आपका उत्तर होगा। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। बढ़ते हैं आगे, और यह है 49 नंबर का कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर कोई आदमी अपने कार्यालय में अपने सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय क्या है। मतलब नॉर्मल टाइम पूछा गया है, ठीक है, नॉर्मल टाइम पूछा गया है। लेकिन जब वो अपनी समय का इस चाल से चलता है, ठीक है, जब इस चाल से चलता है तब वो क्या होता है, 20 मिनट देरी पहुंचता है। अब चाल और समय में सीधा सीधा अनुपात ये हो सकता है कि जब चाल 3/4 हो तो आप समय उसका 4/3 कर लीजिए। ये आपने पढ़ा होगा, हो सकता है। यहाँ पे चाल का 3/4 किया है, यानी सामान्य टाइम का हम 4/3 कर देंगे, ठीक है। और जो सामान्य टाइम है इसमें कितना अधिक ले लेता है, वो 20 मिनट अधिक ले लेता है, ठीक है। अब ये हो गया 4t/3 और ये हो गया t+20। अब आप t को इधर लाइए तो 4t - 3t बराबर है 20 60, यानी t बराबर हो गया 60 मिनट। आपका ये उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बस समझने वाली जो थी वो हम बता दे रहे हैं। जब चाल 3/4 परिवर्तन होगा तो समय में आप 4/3 करके आगे बढ़ सकते हैं, गलती नहीं होगा। जैसे कि कोई अपनी चाल का 2/3 कर रहा है तो आप समय का 3/2 कर दीजिए, ठीक है, हल करने के लिए। तो ये आसानी से आप इस तरह से हल कर पाएंगे। आपको चाल बटे दूरी बटे ये फार्मूला में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ का अंतिम क्वेश्चन, यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इनका अनुपात है 1, 2 और 3 के अनुपात में। महत्तम समापवर्तक है 12। आपको बता देनी है कि संख्याएं क्या होंगी। अगर आप मान लें कि तीनों को इस तरह 1x, 2x और 3x, तो आपके हिसाब से इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, x ही होगा ना। महत्तम समापवर्तक मतलब कि जो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 12, यानी कि x बराबर हो गया 12। अब संख्याएं क्या होगी, तो ये हो जाएगा 12, 24 और 12 36। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था। जब गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बारे में बात की तो उनका लक्ष्य ये था कि उसके जगह पे अपने जो देश की वस्तुएं हैं उनका यूज करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे जो कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। अगला है कि हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया। ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। सही उत्तर होगा भारत। भारत के लिए ये झटका था और ये हुआ था जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में। अगर आप करंट की बात करें तो आपको करंट कम से कम 1.5 साल तक का पढ़ के जाना होगा। अधिकतम चांसेस हैं कि 1 साल के अंदर अंदर के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। NIEO का पूरा स्वरूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है। NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, सर्वोच्च निकाय कौन पूछा गया है, तो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ये 1952 में इसको बनाया गया था और इसका काम है कि जो पंचवर्षीय योजना है उनका अनुमोदन करे। जब्ती प्रणाली के तहत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। यहाँ पे हम 2 सेकंड दे रहे हैं आपको, सही उत्तर होगा 1/3। हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। अब ये दावेदार नहीं रहेगा, कहने का मतलब ये है, सही उत्तर होगा जापान।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? किस देश के उपकरण आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? और ये होगा चीन का। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताएं। यह है ग्वालियर में। ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश। ग्रहण किस प्रकार से घटना के कारण लगते हैं? जो आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दिखता है, ये क्यों होता है, किस प्रकार से घटना के कारण होता है, यह आपसे पूछा गया। और ये होता है ऋजु रेखीय संचरण के बारे में। जब ये तीनों एक दिशा में आते हैं तो ग्रहण होता है। जब सूर्य एक तरफ होगा, चंद्रमा बीच में होगा तो सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा साइड में होगा तो चंद्र ग्रहण होता है। कंचनजंगा स्थित है कहाँ पे? कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? यह सिक्किम में। आक्सी भवन पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्न में से कौन पैदा करता है? बताइए। सही उत्तर है वर्षा। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको हम कीमत कहते हैं। एओ ह्यूम से रिलेट करता हुआ कौन सा कथन सही नहीं है? एओ ह्यूम के बारे में आप क्या जानते हैं? इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, और लेकिन ये अध्यक्ष एक बार भी नहीं रहे, तो अध्यक्षता मतलब इन्होंने स्थापना की थी। आर्थ्योनोलॉजिस्ट थे और सिविल सेवा के सदस्य थे। ये तीनों सही है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो सही नहीं है उसको बताइए, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? कल्याणकारी राज्य ये होता है भाग 4, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि जो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है? फिटकरी का प्रयोग हम क्यों करते हैं? नियंत्रण, स्कंदन, मृदुकरण क्यों करते हैं फिटकरी का? ये कहते हैं नियंत्रण के लिए। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ निवेश करने की योजना तैयार की है? किस राज्य में पैसा निवेश होगा? बताइए। सही उत्तर है उड़ीसा में। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनियों को क्या कहते हैं? जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे श्रव्य ध्वनियां। राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन शुरू किया गया था कब? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन शुरू किया गया था 2009 में, यानी कि इसके लिए सही उत्तर होगा जून 2009, क्योंकि 2009 से एक ही ऑप्शन है। हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? इनको बनाया गया है जिम्बाब्वे में, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह है 70 नंबर कि यहाँ पे एक समूह के साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। इनमें से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमा है? क्या बांग्लादेश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ नहीं है, यानी कि पहला वाला गलत हो गया। दूसरा में भी बांग्लादेश है, ये भी गलत हो गया। तीसरा में भी बांग्लादेश है, ये भी गलत हो गया, यानी कि जो बच गया यही इसके लिए सही उत्तर होगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? देखिए, अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये होता है 36.8, लेकिन फ़ारेनहाइट में होता है 98.4। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन था? बताए। ये था अरिकमेडु। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल बताइए। सती प्रथा को समाप्त करने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? किसके माध्यम से? ये करता है नीति निर्देशक सिद्धांत से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। अगला है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा। राज्यसभा, लोकसभा, ये सब आपको जानना चाहिए। राज्यसभा में हो जाता है 30, लोकसभा में होता है 25, राष्ट्रपति के लिए होता है 35 और राज्यपाल के लिए भी होता है 35, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब है ग्राम विकास वाला सेक्शन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और यही सेक्शन आपको काफ़ी हद तक आपके रिजल्ट में आपको ऊपर नीचे करेगा। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा भूजल स्तर सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई है, कौन है वो सरकार? 2020 में किया गया था
उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। स्कीम था भूजल अधिनियम 2020। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घातक एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। आपको उसका नाम बताना है। 2019 में इसको शुरू किया गया था। देखिए, इसको शॉर्ट में जेई बीमारी भी कहते हैं और इसके लिए शुरू किया गया था दस्तक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में पुरानी सूखी नदी की खुदाई की गई है? बताएं। ये किया गया है प्रयागराज में। राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। लखनऊ चूंकि पूरे प्रदेश की राजधानी है, इसलिए इसकी साक्षरता दर भी अधिक है, 84%। उत्तर प्रदेश में वो कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तांबा वाला यह है ललितपुर। उत्तर प्रदेश में नींबू मुख्यतः कहाँ उगाया जाता है? नींबू, देखिए नींबू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए सही उत्तर होगा लखनऊ और हरदोई। निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के तहत नहीं आती है? एमएसपी के लिए संग्राम चल रहा है इस समय। तो तंबाकू आता है, कोपरा आता है, सब्जी और फल नहीं आते हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र, इसके संबंध में बताइए कि इनमें से क्या सही है? यह निःशुल्क प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता की वृद्धि की जानकारी देता है, बिल्कुल सही। यानी कि 2 सही हो गए, यानी कि आप ऑप्शन नंबर 4 पे आसानी से जा सकते हैं। कौन सा जरीब का हिस्सा है? कौन सा जरीब का हिस्सा है? फीता, गट्टा, छल्ला, यानी कि ये सभी। 1 एकड़ जमीन में कितने बीघे होते हैं? ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। अगर हम बीघे की बात करें तो ये होता है 1.62 बीघा। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु सारथी संध्या वाहिनी पहल शुरू की गई? बताएं। देखिए, ये किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वह सरकार बताइए जिसने महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का ये परीक्षा है तो उत्तर प्रदेश ही होगा। ये यूपी में ही शुरू किया गया था। 3 प्रकार के राशन कार्ड, अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल। सबसे गरीब लोगों को कौन सा कार्ड मिलता है? सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को बताएं। सही होता है अंत्योदय। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? एक ही फसल, सही होता है रोपड़ कृषि। रबी की फसल बताना है आपको। रबी खरीफ तो आपको पता ही होगा। देखिए, रबी का मतलब वो होता है जो कि नवंबर दिसंबर में बोए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये खरीफ है, ये भी खरीफ है, ये भी खरीफ है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा सरसों, ऑप्शन नंबर बी। यूपी के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म बताइए? सही उत्तर होगा काला नमक। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? 300 छोटी इकाइयां। तो यहां पे इसके लिए जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा अमरोहा में है। भारत में मनरेगा लागू किया गया था। इसके अनुसार प्रति वर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिन का रोजगार मिलना चाहिए? मनरेगा के बारे में है कि ये 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है कम से कम। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला किसके लिए जाना जाता है? किस चीज़ के उत्पादन के लिए? शुद्ध देसी घी के लिए। व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल, फल उगाने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है हार्टिकल्चर। पर्यावरण खेती इको फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? इको फार्मिंग बताइए। सही उत्तर होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। इको फार्मिंग मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहां पे आगे बढ़ते हैं। सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिंकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? ट्रिंकल सिंचाई
सही उत्तर होगा ड्रिप सिंचाई को हम ट्रिंकल सिंचाई कहते हैं। डेफ एक्सपो 2020 का 11वां संस्करण उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के एक्सपो केवल यूपी में लखनऊ में ही हुए हैं। इलेक्ट कैमरा 2020 का उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? चूंकि ये केंद्र सरकार की योजना है इसलिए आप योगी आदित्यनाथ को मत ट्रिक करिए, ये होगा प्रकाश जावड़ेकर इसके लिए सही उत्तर है, जो कि अब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से हट गए हैं। उत्तर प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई, सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? ये था 10वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब कि 2002 से लेकर के 2007 तक। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।